वेलकम टू ऑल मधुबनी। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट फॉरएवर राहुल। और आज यहाँ हम बैठे हैं एक ऐसे पर्सन के साथ जिन्होंने हाल में ही बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को छोड़ के जन स्वराज का दामन थामा है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनका ऐसा कौन सा रीज़न रहा बीजेपी छोड़ने का, और इनके पास और इनकी पार्टी के पास ऐसा क्या मास्टर प्लान है जो हमारी मधुबनी के लिए बेहतर होगा और मधुबनी को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं। तो राहुल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के ऊपर। और सबसे पहले तो आप छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे टीम को और हमारी मधुबनी की पब्लिक जो भी आपको देख रही है उनको दे दीजिए। बहुत बहुत आभार आपका राहुल जी, जो हम जैसे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक मंच दिए अपनी बात रखने का। मेरा नाम राहुल राज है और मैं एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ। वर्तमान में पिछले 13 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा। अभी मैं जन स्वराज के अभियान से जुड़कर जन स्वराज का एक कार्यकर्ता हूँ और लोगों के बीच आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो जन चेतना जगाने के काम है उसमें अपना कंधा लगा रहा हूँ। तो राहुल जी, मेरे मन में और मधुबनी के जो भी लोग आपको जानते हैं, जो भी पब्लिक है, उनके मन में एक इच्छा है जी कि आप बीजेपी में ऐसा क्या रीज़न रहा कि आपने बीजेपी को छोड़ दिया, क्योंकि अभी तक माना जाता है कि बीजेपी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है और सबसे पावरफुल पार्टी है। तो ऐसा क्या रीज़न रहा आपका कि आप बीजेपी को छोड़ दिए और अभी जन स्वराज के साथ हैं? राहुल जी, देखिए, थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जाऊँगा कि मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल था। विप्रो जैसी एमएनसी में काम कर रहा था। 2011 में हमारे पिताजी की तबीयत खराब हुई, उस वजह से मुझे मधुबनी आना पड़ा और फिर हमारे पिताजी का देहांत हो गया। फिर 2-3 साल मैं मधुबनी में ही रहा। मेरे कुछ घर की जवाबदेही थी। मैं घर का इकलौता बेटा होने की वजह से ये मधुबनी में कमोबेश सबको ये पता है कि मैं किस वजह से मधुबनी में रह गया। तो मुझे घर की कुछ जवाबदेही थी। मेरी बहनों की शादी नहीं हुई थी और मुझे एक बेटे होने के नाते मेरा जो एक दायित्व है, वो सब सारे जितने भी बेटे हैं सबका परिवार के प्रति एक दायित्व होता है। तो मैं बहनों की शादी के चक्कर में मैं मधुबनी में रह गया और मैंने सारे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। तब उस समय का फेज आया 2013-14 का, और मोदी जी उस समय बीजेपी के चेहरा हुए प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए। और उस समय मोदी जी का एक राष्ट्रवाद का जो लेके एक नारा था, और राष्ट्र प्रेम मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सभी लोगों के अंदर है। तो हम लोग राष्ट्रवाद और विकास के नारे पे मोदी जी के साथ जुड़े। बीजेपी मैंने ज्वाइन किया और लगातार विभिन्न दायित्वों पे रहते हुए मैंने अपने कर्तव्यपरायणता का भी बहुत बार अपने आप को साबित किया और बहुत जगह पे मुझे जवाबदेही मिली, महत्वपूर्ण जवाबदेही मिली, मैंने उसको निर्वहन भी किया। लेकिन पिछले 10 साल से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि विकास के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे जिस तरह मोदी जी एक आम कार्यकर्ता, हम जैसे बुद्धिजीवी कार्यकर्ता जो भाजपा में ज्वाइन किए, हम सब ठगे महसूस कर रहे थे कि विकास की बात तो वो कर रहे हैं, वो गुजरात के विकास भी देख रहे हैं, हम लोग विकास मॉडल को भी देख रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल में बिहार का विकास नहीं हुआ। तो ऐसे स्थिति में मन में एक उथल पुथल एक लंबे टाइम से चल रहा था कि हम लोग, राष्ट्रवाद तो सबके अंदर है, लेकिन राष्ट्रवाद के चक्कर में हम लोग जैसे जो भी युवा है, आप भी युवा है, आज चुनाव आ जाए, कल से आप देखिएगा कि हर चैनल पे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, धर्म के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे हम लोग को एक छल किया जा रहा था। और जब से प्रशांत किशोर जी का पिछले 2 साल से जो अभियान चला है, ये नहीं है कि प्रशांत किशोर जी को कोई मुख्यमंत्री बनना, वो एक जन चेतना लेके जो समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक गए हैं। लगभग 5500 पंचायतों में उन्होंने पदयात्रा किया है। तो उससे बहुत सारी चीज निकल के आई कि वास्तविक समस्याएं धरातल पे क्या है। तो इनके विचारों से मैं सहमत हुआ। मैं एक बुद्धिजीवी था, तो मुझे लगा कि अगर मैं भाजपा में भी रहता अगर अगले 10 साल भी, तो मुझ जैसे समर्पित कार्यकर्ता जो अभी प्रदेश में पदाधिकारी थे भाजपा में, हम लोग को एमएलसी बना दिया जाता, मनोनीत कर दिया जाता। लेकिन एमएलसी बनना मुख्य उद्देश्य नहीं था मेरा मुख्य उद्देश्य था कि मैंने विकास को बहुत नज़दीक से देखा है। मैंने डेवलपमेंट को बेंगलोर जैसे शहर में, पुणे जैसे शहर में, चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहरों में रह के मैंने डेवलपमेंट को बहुत नज़दीक से देखा है, जो धरातल पे बिहार में नहीं हो रहा था। और प्रशांत किशोर जी जैसे एक कहिए आप जीवन में आप देखेंगे 10 सफलतम व्यक्ति को आप अगर आकलन करेंगे, तो प्रशांत जी भी एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने जीवन में एक सफलता की चोटी तक पहुंच चुके थे। लेकिन उनको क्या पड़ा कि वो जन जन तक जाके पंचायतों में धूल फाक रहे हैं, लोगों को जन चेतना जगा रहे हैं। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से, मैं इनसे पहले से भी प्रभावित था, और भाजपा में जो युवाओं को ठगने का काम धर्म के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर जो किया जा रहा था, मैंने बोला कि अब बंदिशों को तोड़ के दुनिया क्या समझे, लेकिन मैं जिस पर्पस से राजनीति में जुड़ा था वो पर्पस मुझे सफलीभूत जमीन पे नहीं दिखा। इसलिए मैंने भाजपा जैसे बड़ी संगठन, जो विश्व की सबसे बड़ी संगठन जिसको आप कह रहे हैं और एक्चुअल में भी है,
तो मैं उस संगठन से अपने आप को पल्ला झाड़ा और प्रशांत जी के साथ जन चेतना में अपनी भागीदारी देना सुनिश्चित किया, जो मुझे अच्छा लगा। राहुल जी, सुनने में तो ये आ रहा है कि बीजेपी जो है 2025 के विधानसभा इलेक्शन में मधुबनी के अंदर एक धन संपन्न व्यक्ति है, एक बड़ी पर्सनालिटी है और एक बाहुबली भी है, उनको टिकट देने जा रही है। इनके वजह से जो है, उनके डर से जो है राहुल राज जी जन सुराज में आ गए। राहुल जी, ये तो पहले आप ये जो जिनकी भी ऐसी धारणा है, पहले आप धारणा को ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये ऐसे लोगों में चर्चा है। डर किस बात का? पहली बात तो डर किस बात का? कोई बाहुबली होगा अपने घर का, और हम लोग तो यहाँ मतलब डरने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। और जब तक हम लोग जैसे युवा जो शिक्षित साक्षर युवा हैं, हम लोग के पास कलम की ताकत है। इस कलम की ताकत से बड़े बड़े तीसमार खां, पूर्व में भी इतिहास आप उल्टा के देखेंगे, बड़े बड़े तीसमार खां डर गए, और ये तो छोटे मोटे बाहुबली हैं, इनका तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे डर वाली कोई बात नहीं है। और दूसरी बात कि इनको टिकट मिलेगा, ये स्वयं को घोषित कोई करने से कोई पार्टी किसी को टिकट नहीं मिलती। अगर मैं आप इस मंच से आज मैं स्वयं को घोषित कर दूं कि मुझे जन सुराज से विधानसभा का टिकट होगा, तो ये मैं खुद से बेईमानी कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। वो जब चुनाव आता है तो उस समय बहुत सारा व्यवस्था होता है, उस व्यवस्था के अनुसार कोई भी पार्टी देती है। हाँ, आप जिस व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो बाहुबली है, धन संपदा से संपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन उसको टिकट मिलेगा या एनडीए के गठबंधन में वो टिकट जाएगा, ये अभी कोई नहीं समझ सकता है कि गठबंधन में टिकट जाएगा कि लोजपा को जाएगा कि जो भी अन्य उनके गठबंधन दल हैं उनको जाना है। इसलिए वो स्वयं से अभी से अपने आप को ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो उसमें उनका अधिकार है, ब्रांडिंग करें। लेकिन जनता उनके कार्यकाल को, अभी आप रिसेंटली जो नगर निगम का चुनाव हुआ तो उसके कार्यकाल को भी देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग को घबराने वाली, और वो कोई बहुत बड़े तीसमार खां नहीं है जो हम लोग उनसे घबराने और डरने वाली, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल जी, आप निश्चिंत रहिए। हम लोग हमेशा जनहित में अपना सेवा दिया है, युवाओं की आवाज़ बुलंद की है, जन समस्याओं के लिए आंदोलन करके आज हम लोग राजनीति में इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इसलिए हम लोग डरने वरने वाली कोई बात नहीं है। राहुल जी, मतलब ये आप मानते हैं कि भाजपा एक भ्रष्ट पार्टी है? देखिए, पार्टियां, मैं किसी पार्टी पे टिप्पणी करना नहीं चाहता। पार्टी भ्रष्ट नहीं होती है, विचारधारा भ्रष्ट नहीं होता है, उसके लोग भ्रष्ट हो जाते हैं तो पूरा संगठन भ्रष्ट हो जाता है। आज आप देख रहे हैं जन सुराज में एक स्लोगन है। आप किसी भी पार्टी का जो स्लोगन होता है, उसका पंचलाइन होता है, उसके बहुत वैल्यू होते हैं। आज हमारा स्लोगन क्या है? सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। ऐसा मतलब क्यों है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि पूर्व में जितने भी नेता बने, विधायक बने, सांसद बने, उसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था कि हम लोग को सही लोग का ही चयन करना है। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जैसे अमेरिका में चुनाव होता है कि कोई भी दावेदारी कर सकता है, उसकी एक सूची होती है और वो सूची जनता के बीच में जाएगा। अब जनता उसका फीडबैक उसके सर्वे के आधार पे हो, उसके कर्मों के आधार पे हो, उसकी शैक्षणिक योग्यता पे आधार पे हो, सामाजिक राजनीतिक भागीदारी के आधार पे हो, फिर उसमें एक सेलेक्ट होके आएगा। जो व्यवस्था हम लोग जनसुराज में प्रशांत किशोर जी लाने जा रहे हैं, तो इसलिए पूर्व में ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। तो जिनके पास धन का बल था, जिनके पास छल का बल था, वो लोग टिकट लेके आते थे। और जनता धर्म के आधार पे, जाति में बटी हुई जनता है। और आज जो बिहार की परिदशा है, उसके लिए कहीं ना कहीं जनता खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने कभी भी सही लोगों का चयन नहीं किया। राहुल जी, जैसे आपने बोला कि आपकी जो पार्टी है जनसुराग, वो एक नई सोच के साथ नए अच्छे लोगों का चयन कर रही है, तो ऐसे ही हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि दिल्ली में एक ऐसे ही एक पार्टी आई जो यही कह रही थी कि हम लोग भी सही चीज़ों को, सही लोगों को चुनाव कर रहे हैं। खैर, वो तो फ्यूचर की बात है कि कौन कितना सही है नहीं है, सब पार्टी ऐसे ही बोलती है। तो आपका जो भी रीज़न रहा हो बीजेपी के साथ नहीं होने का भी, और सबसे पहले तो आपको एक नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से और हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपकी शुभकामनाओं की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम जैसे युवा एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जो अपनी खेल के हम लोग एक नई सोच के साथ जुड़े हैं। क्योंकि ये जो सोच है ना बॉस, ये डेवलपिंग सोच है, विकसित सोच है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी पूर्व में आप नेता रहे हैं, संगठन से जुड़े, उन्हीं को टिकट मिल रहा है, ऐसा कोई पैमाना नहीं है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप शिक्षा के फील्ड में हो, आप किसी भी, आप रोजगार के, बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़े हो, या सामाजिक कार्य के क्षेत्र में आगे बढ़े हो, आप 2/3 जो टिकट मिलना है इसमें, जिसमें जो किसी भी पार्टी से पूर्व में नहीं जुड़े होंगे, ऐसे लोगों को दिए जाएंगे, एकदम फ्रेश चेहरा। क्योंकि आप जो पूर्व से राजनीति करते आ रहे हैं, तो उनको तो पब्लिक को छलावा करना सब कुछ आता है। तो यहाँ सही लोग का यहाँ जो कोटेशन पंचलाइन हमारा है जनसुराज का, इसमें यही पैमाना है कि वास्तविक में सही लोग आएंगे, और जब तक सही लोग नहीं आएंगे तब तक आपका भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। विकास का जो पैमाना
आप लोगों ने, जनता ने जो अपने मन मस्तिष्क में सेट करके रखा है कि हमें सारी सुख सुविधाएं, सारी योजनाओं का लाभ मिले, वो तब तक नहीं होना। इसलिए सही लोग का आना राहुल जी बहुत जरूरी है राजनीति में, चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से हो। तो राहुल जी, अब जो सवाल है हमारा, वह ना तो कोई मेरा पर्सनल कोई सवाल है अभी, और ना हमारी टीम में कोई सवाल है। ये जो सवाल है ना, वो हमारी टीम ने मधुबनी के लोगों के साथ एक सर्वे किया था, जिनमें जैसे कि हम लोग ये देखते आ रहे हैं आज तक कि जो भी आज तक वोट पड़ता आ रहा है जी सालों से, वो किसी पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, पैसे के नाम पे, किसी व्यक्ति के नाम पे, विशेष व्यक्ति के नाम पे दिया जा रहा है। राहुल जी, अब जो भी सवाल है हमारा, वो कोई मेरा पर्सनल सवाल है नहीं, और ना मेरी कोई टीम का कोई पर्सनल सवाल है। मेरी टीम ने एक छोटा सर्वे किया था मधुबनी के लोगों के बीच जाके। तो जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, सभी लोग देखते आ रहे हैं कि मतलब आज तक जो भी वोट पड़ता आ रहा है सालों से, वो किसी पार्टी के नाम पे पड़ता आ रहा है, धर्म, जात, किसी विशेष व्यक्ति के नाम पे पड़ता आ रहा है, पैसे के नाम पे भी लोगों को लुआ के वोट दिया जाता है। तो आपकी जो पार्टी है वो ये कह रही है कि इस बार का जो वोट है वो आप अपने बच्चों को, भविष्य को देखते हुए दे जी। और ये आपकी पार्टी ये भी कह रही है कि अगर उसकी आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो बिहार में एक अमूलचूल परिवर्तन लाएगी। लेकिन सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक क्षेत्र के जो विधायक या एमपी जो भी होते हैं, या एक एमएलए हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनके अंदर ऐसा कौन कौन सा काम आता है जिनको लेके वो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सके। तो आप सबसे पहले तो लोगों को यही बताइए कि एक एमएलए का ड्यूटीज़ क्या होता है और किस आधार पे वोट होना चाहिए। देखिए राहुल जी, एमएलए का ड्यूटीज़, जो एमएलए का विधानसभा क्षेत्र होता है, तो उस विधानसभा के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, किसानों की समस्या, युवाओं के रोजगार की व्यवस्था, वो सारी चीज़ें जो उसके विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी समस्या है जो जनहित से संबंधित है, वो सबका निराकरण करने का पावर है। उसके लिए एक व्यवस्था बनी है विधानसभा। सभा के पटल पे आप जो एक विधायक की जो विधायक की निधि से समस्या का निदान हो सकता है वो विधायक करेंगे। अगर कोई समस्या जटिल है और बड़ी समस्या है, सामूहिक समस्या है, तो उसके लिए सदन की व्यवस्था है। उस व्यवस्था में अगर विधायक की इच्छा शक्ति होगी तो वहाँ वो सभापति महोदय के माध्यम से उस समस्या का निदान भी कर सकते हैं। तो कमोबेश कहने का मतलब मेरा यही है कि उसके विधानसभा क्षेत्र में जो भी समस्या है वो उसका निदान कर सकता है विधायक, लेकिन उसके लिए उसको दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। राहुल जी, तो राहुल जी, ये जो वोट का जो भी है, तो उसका मतलब वोट का जो देने का जो बेसिक्स है वो किस आधार पे होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी पिछले 2 अक्टूबर से, पिछले 2 साल से यही कर रहे हैं कि लोगों के बीच जन चेतना का जो प्रवाह करना चाह रहे हैं कि सही लोग, सही सोच के लोग को लेके आप आएंगे तभी आपके क्षेत्र का, आपके बिहार प्रदेश का विकास होना है। अगर आप जात के आधार पे बट के, धर्म के आधार पे बट के, या चुनाव के समय जो प्रलोभन दिया जाता है कैंडिडेट के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, उस आधार पे अगर आप वोटिंग करेंगे तो आपके पास अधिकार भी नहीं है कि बाद में आप अफसोस जताएं। अगर आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप पलायन को रोकने की बात करते हैं, क्योंकि अगर पलायन आज के समय में बहुत बड़ा मुद्दा है, आप चाहते हैं कि महिलाओं को रोजगार मिले, आप लघु उद्योग के माध्यम से ऋण की व्यवस्था, एक साधारण आसान तरीके से ऋण की व्यवस्था हो जाए, सारी चीज़ों को आप चाहते हैं, तो आपको सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करना पड़ेगा। अगर आप धर्म, जात के आधार पर बट के अगर वोटिंग करेंगे तो यही स्थिति पिछले 30 साल से भी आप देख रहे हैं, और अगले 30 साल भी कोई स्थिति बदलने वाली नहीं है। राहुल जी, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी एरिया का डेवलपमेंट अगर करना हो तो 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मनी, जिसको फंड कहते हैं, दूसरा विल पावर, इच्छा शक्ति होना चाहिए जी। तो जैसे कि दिल्ली का जो विधायक निधि फंड है वो 10 करोड़ है, यूपी का 5 करोड़ है, और 2018 में हमारे बिहार का 4 करोड़ कर दिया गया है जी। तो यहाँ तो पैसे तो प्रॉब्लम है नहीं जी, सरकार तो पैसे दे ही रही है विधायक को क्षेत्र का निर्माण करने के लिए। तो ऐसा क्या रीज़न रहा है जो इतने दिनों से या इतने सालों से जो हमारी मधुबनी का जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं हो पाया? क्या रीज़न है ये आप बताइए। देखिए राहुल जी, इसका प्रमुख रीज़न है कि सत्ता में आने से पहले जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो वादा किया जाता है और सत्ता मिलने के बाद जो वादा खिलाफी होता है, उसका किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। संसाधनों का दुरुपयोग होता है। आप किसी भी विभाग में चल जाइए, आप कृषि विभाग में चल जाइए, आप इंडस्ट्रियल विभाग में चले जाइए, पर्याप्त फंड है, हर चीज़ के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। लेकिन यहाँ तो जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो सबसे पहले उगाही करने लग जाते हैं। आप प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ उनका जो गठजोड़ बनता है
वो गठजोड़ पूरे 5 साल ऐसा भयावह रूप ले लेता है कि वो पैसे की उगाही के पीछे जनता की जन समस्याओं को वो भूल जाते हैं। और आप खुद देख रहे होंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि चुने जाने से पहले उनकी आर्थिक स्थिति कुछ और होती है, और जनप्रतिनिधि बनने के 5 साल के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है। तो सीधा प्रमाण है कि जो जनप्रतिनिधि को हम लोग चुन के ला रहे हैं वो जनता से उनको कोई सरोकार नहीं है, वो जनता की समस्याओं पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जनहित की समस्याओं पे उनका कोई ध्यान नहीं है। वो बस अपना धन कैसे उनका वृद्धि हो, वो पूरा प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ साठगांठ करके उनका सारा वो कारोबार चलता है। इसी वजह से आप विकास के कार्य को अब धरातल पे नहीं देख रहे हैं। अगर आप सही जनप्रतिनिधि जब तक नहीं चुनेंगे तो तब तक यही हाल रहेगा राहुल जी। इसलिए जनता को जगाने के लिए प्रशांत किशोर जी पिछले 2 साल से धूल फांक रहे हैं। वो अभी तो हमारी पार्टी का भी निर्माण नहीं हुआ है, अभी तो हम लोग एक जन स्वराज अभियान से सिर्फ जन चेतना जगाने के लिए हम सब कार्यकर्ता मिलकर प्रशांत किशोर जी के निर्देशानुसार हम लोग जन जन के बीच में जा रहे हैं कि आप सही लोग, साफ छवि के लोग को लाइए। वो जरूरी नहीं है कि वो कोई नेतागिरी का बैकग्राउंड हो, वो किसी भी फील्ड का हो, लेकिन वो सही लोग होने चाहिए। राहुल जी, आपको एक डेटा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ जी। अगर बिहार के अंदर बेगूसराय और पटना को छोड़ के जी लगभग जितने भी जिले हैं उनका जो प्रति व्यक्ति आय है प्रति वर्ष का वो है 25,000 है सालाना है जी। और हमारे मधुबनी का 23,400 हमारी मधुबनी का है। मतलब यही हुआ कि एक व्यक्ति हमारी मधुबनी के अंदर एक दिन में 60 रुपये में अपना गुजारा कर रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये है कि जो हमारे मधुबनी के जो भी एमएलए हैं अभी जो करंट में है वो यहाँ पे टॉप 5 रिचेस्ट एमएलए में वो आ रहे हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति ऑन रिकॉर्ड ऐसा बताया है। और दूसरी चीज़, हमारा जो मधुबनी है वो टॉप 5 पुअर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा मधुबनी है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि मतलब मधुबनी इतना पीछे रह गया, इतना गरीब रह गया और यहाँ के जो एमएलए हैं वो इतना टॉप 5 रिचेस्ट में आ गए? क्या रीज़न इनका है? देखिए, ये बहुत हास्यास्पद स्थिति है राहुल जी कि आपका जो आंकड़ा है वो तो एकदम वास्तविकता है कि मधुबनी बहुत पिछड़ा जिला है और बिहार के भी जिलों में मधुबनी का सूचकांक में बहुत नीचे रैंक आता है। तो ये एक बहुत ही विचित्र सी परिस्थिति है। अब विधायक जी का धनराशि में कैसे ग्रोथ हुआ इस पे मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ मधुबनी के ही विधायक की बात नहीं है। आप बिहार के जितने भी विधायक हैं, अभी के वर्तमान विधायक हैं, पूर्व के हमारे रामदेव महतो जी मधुबनी के विधायक थे, 15 साल बीजेपी के विधायक रहे हैं, अभी 10 साल से समीर जी विधायक है, या बिहार के अन्य जिलों के भी विधानसभाओं के भी जो विधायक हैं, सभी के धनराशि में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। हम व्यक्तिगत किसी एक पे ये बात नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जो जनप्रतिनिधि आपको धन बल के आधार पे, जाति के आधार पे बांट के, विभिन्न प्रलोभनों के आधार पे आपका वोट लेगा, तो वास्तविकता में वो कहीं ना कहीं अपने धन का तो उगाही करेगा, चाहे वो शराब से उगाही करे, प्रशासनिक पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में उगाही करे, बालू माफियाओं से उगाही करे, विभिन्न माध्यमों से वो धन की उगाही करता है। ये बात किसी से छिपी नहीं हुई है। आप अभी देखेंगे कि आवास योजना है, अब बहुत सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार है। एक आवासीय योजना है जो किसी से छिपा नहीं है कि बिहार में किसी भी जिले में, किसी भी पंचायत में, किसी भी गांव आप चले जाओ कि अगर आपको आवास योजना चाहिए तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपया घूस देना पड़ता है, लाभार्थी को घूस देना पड़ता है। सबके संज्ञान में सारी बातें हैं। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? इसलिए हमारी जो प्रशांत किशोर जी की सोच है, सही लोग आने चाहिए। जब तक सही लोग नहीं आएंगे, जिसको समाज सही समझना चाहिए, वो प्रशांत किशोर सही समझे या राहुल नाथ सही समझे, उससे नहीं फर्क पड़ता है। समाज में जो व्यक्ति, हर समाज में अच्छे बुरे लोग हैं ना। आप जिस समाज से, जिस वार्ड से बिलोंग करते होंगे, कोई बदमाश प्रवृत्ति का होगा, कुछ एकदम सही प्रवृत्ति का होगा, सामाजिक प्रवृत्ति का होगा, शैक्षणिक योग्यता होगी। तो यही आधार तो जन स्वराज की है। जो अभियान जो हम लोग चला रहे हैं कि सही लोगों को समाज से निकाल के लाएंगे, उनको जनप्रतिनिधि बनाएंगे, तभी तो अपने समाज का विकास होगा। राहुल जी, हर पार्टी जब भी इलेक्शन आता है, हर पार्टी अपना जोर शोर से मुझे सब यही कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मतलब हमारा जो मधुबनी है वो अभी सबसे नीचे है, टॉप 5 के अंदर है गरीबी में जी। और यहाँ के एमएलए हैं टॉप रिचेस्ट एमएलए में आते हैं, टॉप 5 रिचेस्ट में जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप कभी सत्ता में आए या फिर कभी आप
कैंडिडेट बने मधुबनी के लिए, जनसुराग का चेहरा बने, जी। तो आपकी संपत्ति आज कितनी है? और मैं उस टाइम भी आपसे पूछूंगा कि उस टाइम आप कहाँ हैं? नहीं राहुल जी, सबसे पहले कि अभी जो अभियान है वो संगठन का रूप 2 अक्टूबर 2024 में ये संगठन का निर्माण होगा। और विश्व की एक वैश्विक स्तर पे आप पूरा सर्वे कर लीजिए, पूरी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। पहली बार इस विश्व पटल पे कोई ऐसा संगठन, एक ऐसा अभियान जो पार्टी बनने से पहले 1 करोड़ सक्रिय सदस्य, रजिस्टर्ड सक्रिय सदस्य के साथ हम लोग पार्टी का गठन करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर 2024 को। तो मैं कैंडिडेट हूँगा, ये पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं। ऐसा ये मैं ऐसे ही पूछ रहा था। ये आप युवा है, आपकी भावना है। हाँ। आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूँ। और जो भी लोग राजनीति करते हैं सबकी एक कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन मैं एक संगठनकर्ता पहले हूँ, फिर मैं अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो बाद में है। और मैं भाजपा में भी रहा तो एक समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ, कभी मैं संगठन के विरोध में या कोई भी तरह का मेरा कोई मलाल नहीं रहा। और आज भी मैं जनसुराज अभियान से भी जुड़ा हूँ, जो कल को पार्टी का भी रूप लेगी। तो मैं कैंडिडेट बनूंगा नहीं बनूंगा वो जनसुराज का एक बहुत बड़ा पैमाना है, क्योंकि जनसुराज में ऐसे ही कोई कैंडिडेट नहीं बनेगा। जो क्षमता के आधार पे, जिसके पास क्षमता है विधानसभा लड़ने का, जिसके पास क्षमता है जिला पार्षद लड़ने का, और क्षमता का मतलब आर्थिक क्षमता नहीं, उसकी सारी योग्यताएं हैं। अगर आप विधायक बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। और सामाजिक जिम्मेदारी कब अचानक से आप सोच लेंगे कि आज हमको विधायक बनना, सामाजिक जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी? आपका पूर्व का कालखंड, आपका जीवन कालखंड में आपने क्या समाज सेवा किया है, कैसे लोगों के लिए आवाज़ उठाया है, वो इसकी योग्यता है। तो इसीलिए जिस दिन आप जो भी मधुबनी का विधायक होगा जनसुराज का, वो मान लीजिए कि वो डेफिनेटली काम करेगा, क्योंकि उसका चयन प्रणाली बहुत टफ है। और जो इस टफेस्ट चयन प्रणाली से चुन के आएगा वो क्रीम बंदा ही होगा, क्रीम समाज सेवी होगा, जो हर चीज़ से योग्य होगा, चाहे शैक्षणिक से हो, समाज सेवा से हो, हर चीज़ से योग्य होगा। और मेरा पूर्ण रूपेण विश्वास है कि जनसुराज के मधुबनी का जो भी कैंडिडेट होगा उसको जनता स्वीकारेगी, और जनता के द्वारा ही चुना हुआ वो कैंडिडेट होगा। क्योंकि आपको मैं राहुल जी एक चीज़ बताता हूँ कि हर विधानसभा में 5 से 7 लोग का चयन होना है। पहली लिस्ट उसकी आएगी आपको मोटा मोटी अक्टूबर-नवंबर के आसपास में। मान लीजिए उस 6 लोगों की सूची में जिनका भी नाम XYZ किसी का भी नाम आता है, फिर उसको अगले 6 महीना का टास्क है कि आप क्यों बेस्ट है। तो आपको तो जनता से रिव्यू प्रशांत किशोर जी का जो पूरा एक सिस्टम है वो जनता से रिव्यू करके लाएंगे। तो जनता के रिव्यू में पहले महीने मान सकते हैं 6 में आप हैं, आपके टीम के 5 लोग और हैं जो विधानसभा के लिए चयनित हो गए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना उदाहरण इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं कोई विधानसभा लड़ने के लिए या मेरा कोई ऐसा महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं बस जो एक विज़न के साथ प्रशांत किशोर जी आए हैं उसी विज़न के साथ मैं चलूँगा। और कब किसका किस्मत अपनी क्षमता के आधार पर बन जाए वो भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। अब जो भी लोग 6 लोग सेलेक्ट होकर आते हैं उन 6 लोग का प्रत्येक महीना में उसका रिपोर्ट कार्ड बनेगा कि इस 6 में आज के डेट में पब्लिक में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है। मान लीजिए कोई तीसरे नंबर का आदमी है, वो आज के डेट में टॉप है, हो सकता है अगले महीने में छठा जिनका नाम है वो भी टॉप हो सकता है। तो ये 6-8 महीने का एक पूरा प्रोसेस चलेगा और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हर दृष्टिकोण से होगा, योग्य हर दृष्टिकोण से होगा, उसको हम लोग जनसुराज का कैंडिडेट बनाएंगे। और वो डेफिनेटली जब चुन के आएगा तो अपनी जवाबदेही को देखते हुए जनता के सारे मसलों पे काम करेगा। यहाँ पे विकास के लिए जो भी पैमाना है, रोजगार का सृजन करना हो, हर पैमाने पे वो काम करेगा। राहुल जी, आपकी जो पार्टी है जनसुराग, वो ये कहती है कि अगर वो सत्ता में आते हैं फ्यूचर में कभी, तो वो जो है शराबबंदी को आधे घंटे के अंदर जी वो ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मतलब शराबबंदी का कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। नुकसान तो सबसे बड़ा ये है कि हमारा जो बिहार का इकोनॉमी है उस पर सबसे बड़ा चोट है। दूसरी चीज़ फ़ायदा ये है कि जो लोग पहले शराब पी के गैदरिंग करते थे, चाहे बाहर में 4 लोग भिड़ गए या फिर जो भी कमाने वाले लोग हैं वो पैसा अपना कमा के लाते थे घर में, वो शराब पी के आते थे, घर में पैसे नहीं देते थे, बीवी के साथ मारपीट किए, जो भी हुआ। तो आपकी जो पार्टी है इस चीज़ को कैसे लेगी? अगर वो शराबबंदी ख़त्म करती है तो इस चीज़ को कैसे, क्या प्लान होगा उनका, क्या ऐसा रूल रेगुलेशन होगा? नहीं राहुल जी, आपने बहुत सही आज के परिदृश्य में आपने बहुत सही सवाल पूछा है। क्योंकि शराबबंदी आप वैश्विक स्तर पे भी देखेंगे तो कोई भी डेवलप्ड कंट्री, जो विकसित देश होता है, पूरे इतिहास में कहीं भी आपको शराबबंदी नहीं होगा। ये एक
बहुत ही वाहियात जो कानून लाया गया शराबबंदी, इससे सबसे बड़ा नुकसान तो एक रेवेन्यू का हो रहा है, जो आप लोगों ने बताया कि जो एक खरबों में एक रेवेन्यू आता था, जिससे हमारे आपके पूरे बिहार प्रदेश के विकास की बात होती थी और एक बहुत अच्छी पटकथा लिखी जा सकती थी, उसमें वो अवरोध का काम कर रहा है। दूसरी बात कि जो आप कह रहे हैं कि शराबबंदी के फायदे कि लोग खुलेआम दारू पी के मतलब गैदरिंग नहीं करते हैं, या असामाजिक तत्व प्रबलता से समाज में आके मारपीट या बहुत तरह के उपद्रवी तत्व होते हैं, उन सब जग जाएंगे अगर शराबबंदी खत्म हो जाएगी। यही है ना आपका सवाल? नहीं राहुल जी, देखिए, आप दिल्ली चले जाओ, ठीक है, आप कोई भी एक डेवलप बैंगलोर चले जाओ, आप दारू पी के अगर आप 4 व्हीलर चलाओगे या बाइक चलाओगे, अगर चेकिंग में नॉर्मल चेकिंग चल रही है ड्राइविंग लाइसेंस की, अगर आपका मुंह स्मेल किया उसने, अगर मीटर लगा के आप पाए गए, तो आपको कम से कम 10,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक का भी पेनाल्टी मारा जाता है। तो इसका कहने का ये मैं उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि राहुल जी, अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर सही होगा तो कोई असामाजिक तत्व दारू पी के रोड पे बौराएगा नहीं, या कोई तरह का गलत काम करने की वो चेष्टा नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर सुधारना पड़ेगा। दारू चलने के आज देख रहे हैं आप, घर घर अब दारू की सप्लाई हो रही है। घर बैठे अभी आप फ़ोन कीजिएगा, दारू वाला आपको इसी इंटरव्यू के बीच में आपको दारू ला के दे देगा। तो आज पूरा प्रशासन दारू के पूरे कारोबार का जो संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? अगर दारू का कारोबारी प्रशासन से उसकी संलिप्तता नहीं होगी, नेताओं से संलिप्तता नहीं होगी, तो इतना बड़ा खरबों का जो व्यापार जो अवैध रूप से पूरे बिहार में चल रहा है, वो नहीं चल रहा होता। आप देख रहे हैं कि मधुबनी में एक नाबालिग बच्ची का 1.5 साल पहले, तुरहा समाज की वो बच्ची थी, 4 गुंडे ने, मंचलों ने उनका बलात्कार कर दिया। उसके लिए एक बहुत बड़ी पूरा विरोध प्रदर्शन उस समाज के द्वारा किया गया और सब समाज उसमें सम्मिलित भी हुए। उस समय अब जब मैं उदाहरण दे रहा हूँ तो एक मैं छोटी सी बात अपने से रिलेटेड बता देता हूँ। उस समय मैं भाजपा में जिला अध्यक्ष था यूथ विंग का, सत्ता में भी बिहार में हमारी पार्टी थी, लेकिन मुझे नैतिकता के आधार पर यह लगा कि आज एक नाबालिग बच्ची, भले वो पिछड़े समाज की बेटी है, अगर उसका बलात्कार हुआ, अगर हम सत्ताधारी होकर प्रशासन के खिलाफ नहीं जाने की वजह से, अगर अपना कोरम पूरा करने की वजह से अगर नहीं जाएंगे, तो वो खुद से बेईमानी होगी और अनैतिक होगा। मैं उस चीज़ों में भी, उस विरोध प्रदर्शन में भी सम्मिलित हुआ। बाद में मुझे संगठन के द्वारा सो कॉज नोटिस भी आया, मैंने उसका जवाब भी दिया। कहने का मतलब कि पूरा तंत्र लगा है आज के डेट में दारू माफियाओं के संरक्षण और वहाँ से पैसे की उगाही के लिए। आप देखे होंगे कि अभी साल भर पहले एक्सिस बैंक के सामने से दिन के 12 बजे, जो एक्सिस बैंक आपका बाटा चौक पे है, 20 कदम की दूरी पे नगर थाना है, डंके की चोट पे डकैती हुई, गार्ड का मर्डर हुआ और 35 लाख रुपए लूट के भाग गए। आज तक वो कोई नहीं पकड़ा गया। तो आप देखें, क्राइम बढ़ रहा है, महिलाओं का शोषण बढ़ रहा है, महिलाओं पे जुल्म बढ़ रहा है। ये इसलिए नहीं है कि आपका सारा सिस्टम लगा है दारू के कारोबार को फलने में और उसको फुलाने में लगा हुआ है, उससे उगाही में लगा है। तो कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व है, जो समाज के वो लोग हैं, वो क्राइम कर रहे हैं। जो असामाजिक तत्व वो क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस तो जो सारा प्रशासनिक तंत्र तो उगाही में लगा है, दारू के कारोबार में लगा हुआ है। तो क्राइम तो सिर्फ और भी बहुत माध्यमों से क्राइम होता है ना। तो वो क्राइम को रोकने वाला तो प्रशासन अभी सजग है ही नहीं, तो ये तो होगा ही। और अगर आप दारू के कानून को हटाते हैं, जो प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि आधे घंटे के अंदर, 15 मिनट के अंदर इस कानून को हटाएंगे, तो डेफिनेटली वो 15 मिनट के अंदर वो कानून को सदन के माध्यम से निरस्त किया जाएगा और एक सही और दारू चालू होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रोड पे पी के आप गुंडागर्दी करोगे। आपका लॉ एंड ऑर्डर जब तक मजबूत नहीं होगा, हमारा जब जनसुराज की कोई व्यवस्था बनती है, आप सबों के आशीर्वाद और सहयोग से जनसुराज अगर 2025 में व्यवस्था बनाने में कामयाब होगा, तो जरूर लॉ एंड ऑर्डर भी सुधरेगी और मंचलों की खैर नहीं होगी। ये मैं आपके इस मंच के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक मौका दीजिए और व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सुदृढ़ किया जाएगा। जब सारे विधानसभा से सही लोग चुन के आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर भी सही होगा। राहुल जी, वुमेन सेफ्टी आज के टाइम में बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं पहले से भी और अभी भी। कुछ दिनों में रेप के केसेस जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। महिलाएं लड़की अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही है। कहीं की भी हो सकता है, चाहे वो देश का बात हो, हाँ, हमारे बिहार का बात हो या मधुबनी का बात हो जी। तो ये वुमेन सेफ्टी के ऊपर आपका जनसुराग क्या करने वाला है, या फिर क्या उनकी पॉलिसीज है या कुछ ऐसा, क्या वो सुरक्षित हो पाएंगे उस टाइम में? एकदम सुरक्षित हो पाएंगे। और रात के 11 बजे आज मैं आपको इसी मंच से बता रहा हूँ, अगर जनसुराज की व्यवस्था बिहार में बनती है तो आपको मधुबनी में आज देखते होंगे 7-8 बजते बजते सारी महिलाएं घर में आ जाती है। वो असहज महसूस करती है
क्योंकि प्रशासनिक जो रवैया है और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसमें हम लोग भी अपने परिवार की महिलाओं को 8 बजे 9 बजे के बाद सड़कों पे जाने से मना करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा, सही लोगों का चयन होगा, महिला सशक्तिकरण पे काम किया जाएगा, महिलाओं को भी जागरूक किया जाएगा और उनके महिलाओं को जागरूक करके उनके सशक्तिकरण पे काम किया जाएगा। ये आप देखेंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि यहाँ दारू शराबबंदी या फिर ये कोई मैटर नहीं मैटर नहीं, कहीं में नहीं। आप आप अमेरिका चले जाओ, आप इंग्लैंड चले जाओ, सब जगह दारू खुलेआम पब चलता है। क्या महिलाएं, क्या वहाँ पे तो अपने इंडिया में तो बहुत झाँप तोप के महिलाएं रहती है, क्या उनका बलात्कार हो जाता है क्या सड़कों पे? ऐसा कुछ नहीं है। आपके नेताओं की जब तक इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर सुदृढ़ नहीं होगा। अगर आपका नेता आपने सही चुना ना, तो प्रशासनिक पदाधिकारियों की ताकत नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर सके। अगर लेकिन आप कंडीशन है कि आपका नेता मजबूत इच्छा शक्ति का होना चाहिए और सही लोग चुन के आना चाहिए, तो सारा सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। जड़ में तो आपका प्रतिनिधि है ना, आपका प्रतिनिधि घूस देके, आपको प्रलोभन देके जीत के आता है, बाद में आप ही को लूटता है, संसाधनों की लूट करता है। अगर ये सिस्टम को जब तक हम नहीं रोकेंगे, तब तक आप जो अच्छी व्यवस्था की जो परिकल्पना कर रहे हैं वो बेकार है, वो अपने आप से बेईमानी है। ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जनसुराज को समर्थन कीजिए। आप किसी भी आप XYZ किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को आप वोट 2025 में दे, तो सबसे पहले आप ये सोच के दे कि क्या हमारे बच्चों का पलायन रुकेगा, हमारे बच्चों का रोजगार सृजन होगा। आप उस प्रतिनिधि के इंडिविजुअल व्यक्तित्व को देख के आप वोट दे। अगर वो RJD का ही कैंडिडेट है, अगर सर्वांगीण समाज के विकास की बात करता है और उसका जो पिछला बैकग्राउंड है पिछले 25-30 साल का, आप उसको जज करें। अगर आपको लगता है वही अच्छा है तो आप उसी को वोट दे, आप जनसुराज को नहीं वोट दे। तो ये मुहिम जो पिछले 2 साल से चल रही है, ये इसलिए नहीं है कि जनसुराज को सत्ता में लाना है, इसलिए कि एक आम जनमानस को राजनीतिक भागीदारी देनी है। और ऐसा कोई भी हो सकता है, आप ही हो सकते हैं राहुल जी। आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आपकी शैक्षिक योग्यता अच्छी है। अगर आप चाहेंगे तो आप ही जनसुराज से जुड़िए और इस पूरे अभियान को बढ़ाइए और अच्छे लोगों को राजनीति में लेके आइए, समाज को सुदृढ़ कीजिए, समाज को विकसित कीजिए। राहुल जी, आपको एक 2018 का एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ आपको। जी राहुल, बिहार के ही अंदर सहरसा जिला का जो रेलवे का जो रेवेन्यू रहा 2018 के अंदर, वो 2 दिन का रहा 2 करोड़ से भी ज़्यादा। हमारी सरकार ने, जो उस टाइम की सरकार थी 2018 में, उन्होंने इस चीज़ को बहुत सेलिब्रेट किया, बहुत मीडिया ने कवर किया इस चीज़ को। बहुत सारी कंपनियां जो न्यूज़पेपर छापती है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कवर किया गया। बट इसका डार्क साइड रियलिटी ये है कि उस टाइम बिहार के अंदर बाढ़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो लोग जो हैं 300 रुपये दिहाड़ी के लिए बिहार से बाहर हरियाणा, यूपी, गुजरात, पंजाब जो है कृषि के मामले में कृषि के काम के लिए गए। तो ये तो शर्म की बात है ना। तो सरकार ने जो इस चीज़ को सेलिब्रेट किया, वो तो अपने आप में ही बहुत गलत चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़, हमारा बिहार है या मधुबनी है, वहाँ पे लोगों का, और जो यूथ है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो लोग हैं यूथ हैं, और जो नहीं भी पढ़े हैं, कम पढ़े हैं, उनका ये माइंडसेट बन चुका है कि भैया हमारा बिहार में कुछ नहीं हो सकता, मधुबनी में कुछ नहीं हो सकता। अगर मुझे अपना करियर बनाना होगा, मुझे पैसे कमाने होंगे, मुझे अपना घर संभालना होगा, तो मुझे बाहर ही जाना, बिहार से बाहर ही जाना है। तो इस चीज़ को, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इस चीज़ को जनसुराज कभी सत्ता में आती है तो ग्राउंड लेवल पे मधुबनी के अंदर या बिहार के अंदर रोजगार कैसे जनरेट करेगी? इसका क्या प्लान है या फिर क्या पॉलिसी है, होगी, कैसे होगा ये चीज़? राहुल जी, बहुत अच्छा आप सवाल पूछे हैं, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है वो पलायन से संबंधित है। ठीक है, पलायन वर्ड आपने यूज नहीं किया, लेकिन आपने सारी पृष्ठभूमि पलायन से संबंधित बताया। आपको मैं एक बात बताता हूँ। मैं 2000 में मैंने मैट्रिक किया, पटना के एक अच्छे स्कूल से, कॉन्वेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई की। अब उसके बाद +2 भी मैंने वहीं से पटना से किया। अब मुझे हायर स्टडीज़ करना था, मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी थी, इंजीनियर बनना था। आप जो पलायन की बात कर रहे हैं ना, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगा, मैं पलायन का दंश को मैंने खुद झेला है। मुझे हायर स्टडीज़ करना था, 2004 की बात है। आज 2024 में जो भी स्थिति हो, लेकिन मैं 2004 में एक भी ढंग का इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार के अंतर्गत नहीं था। तो मैंने हायर स्टडीज़ के लिए मैं बेंगलोर में ऑल इंडिया CET का एग्ज़ाम दिया और फिर मेरा सिलेक्शन बेंगलोर के गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ। तो मैं वहाँ से फिर अपनी सारी एजुकेशन इंजीनियरिंग का किया। तो पलायन तो मुख्य रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जनसुराज के मैनिफेस्टो जो अभियान है, मैनिफेस्टो तो बाद की बात है, अब अभियान का ही जो 5 मुख्य प्रारूप है
जिसमें पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। जो असंगठित मजदूर है, जो मजबूरी में अपना परिवार को, अपने बीवी बच्चों को, अपने माता पिता को, भाई बहनों को छोड़ के जाते हैं। आप ईमानदारी से राहुल जी ये सोचिए कि 10, 12, 14 हज़ार, 15 हज़ार के लिए कोई खुशी से बाहर जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा। नहीं, सही बात। कोई, क्योंकि आप बाहर में आपके लिविंग स्टैंडर्ड पे भी तो खर्च है, आपके खाना पीना रहने, वो बचाए कितना बचाएगा? 2, 4, 5 हज़ार बचाएगा क्या? 10, 15 हज़ार के लिए कोई मजबूरी में ही पलायन करता है। तो प्रशांत किशोर जी का जो पूरा जो ये अभियान चल रहा है, इसमें यही बोले हैं प्रशांत किशोर जी, और हम उनका जो जिला में, मान लीजिए आपने मेरा इंटरव्यू करो, मैं भी प्रशांत किशोर जी की तरफ से आप लोग को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर 2025 में व्यवस्था बनती है तो जो भी युवा अगले छठ में बिहार आएगा, चाहे वो चेन्नई में रहता हो, मुंबई में रहता हो, बेंगलोर में रहता हो, या कोई भी विकसित जो अपना भारत के अंदर जो प्रदेश है उसमें अगर काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो उसको हम लोग वापस नहीं जाने देंगे। आप बोलेंगे आप कैसे नहीं जाने देंगे? तो आपने बताया कि मतलब आपने रोजगार पैदा कैसे करेंगे? ये तो- मधुबनी के हाँ। अंदर हो या फिर बिहार में? आपको मैं मधुबनी की बात करता हूँ। सरकार आपके हिसाब से जनसुराज की सरकार आ गई, लेट अस अज्यूम जनसुराज की सरकार, जनता ने उसको आड़े हाथ लिया और जनसुराज को सत्ता में बैठा दिया। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है कि सरकारी नौकरी तो आप अगर आप सर्वे करते हैं तो आप सरकारी नौकरी 2 से 3% लोगों को ही दिया जा सकता है, जो व्यवस्था आज़ादी के बाद अभी तक की बनी हुई। तो हम लोग काम करेंगे स्वरोजगार पे, हम लोग काम करेंगे। उसमें भी 2 कैटेगरी है, एक है असंगठित मजदूर और एक है एजुकेटेड जो युवा है, जो बाहर पलायन 10, 15 हज़ार, 20 हज़ार की नौकरी के लिए पलायन करके जाता है। कोई मैट्रिक किया हुआ है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, छोटा मोटा जो डिग्री लेके पलायन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले तो सभी पंचायत में 5,000 रोजगार का सृजन होगा। अब रोजगार आएगा कहाँ से? हम लोग आप देख रहे हैं कि बेंगलोर एक आईटी हब है, आईटी सिटी बेंगलोर को कहा जाता है, ग्रीन सिटी भी कहा जाता है, और भी बहुत सारे नाम से, मुख्य रूप से आईटी सिटी है। तो आईटी सिटी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे आईटी के बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज है, जो आईटी का एक बड़ा सेटअप, जिसमें लाखों हजारों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिलता है। तो हम लोग क्या आईटी का सेटअप मधुबनी में नहीं लगा सकते क्या? मैं आप ही से एक सवाल पूछता हूँ कि क्या हम लोग आईटी का सेटअप लगाने के लिए जो प्रमुख चीज़ें हैं वो चाहिए आपको, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी सड़कें, बिजली की अच्छी व्यवस्था, जो भी नीतीश कुमार जी ने किया, बिजली की व्यवस्था तो नीतीश जी ने दिया। वो अलग बात है कि आज का जो स्मार्ट मीटर है वो हर एक गरीब से लेकर अमीर तक हर लोग उस स्मार्ट मीटर के भ्रष्टाचार से पीड़ित है। सड़कें मुख्य जगह पे बन गई, लेकिन ग्रामीण परिवेश में आप अभी भी जाएंगे तो सड़कों का बहुत बुरा हाल है। तो अगर मैं मधुबनी की बात करता हूँ कि अगर मधुबनी में रोजगार सृजन करना है अपने विधानसभा में, तो क्या मधुबनी के पंडौल बियाडा का जो सेंटर है उसमें हम लोग कॉल सेंटर बीपीओ का सेटअप लगाएंगे, जिसमें हम लोग कम से कम 20 से 25 हज़ार लोगों को इंस्टेंट, मतलब विद इन 6 मंथ्स के अंदर रोजगार का सृजन होगा। दूसरी कि हम लोग जो ऋण लेने की जो व्यवस्था अपने देश में अभी है कि रोजगार के लिए ऋण की व्यवस्था, बहुत आपको पेपर का काम करके उसमें भी आपको पैरवी, या जो लोग पहले से व्यापार कर रहे हैं उनको ऋण मिल जाता है। आप जाइए, आप जाके पीएमईजीपी का अप्लाई कीजिए, प्रधानमंत्री उद्यमी योजना में अप्लाई कीजिए, आपको नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो बैंक में बैठा हुआ पदाधिकारी की आप संपर्कित नहीं है। आप उसमें जो वो कमीशन 10%, 20% लेता है, उसके लिए आप आर्थिक रूप से तैयार नहीं है। तो आपका, हमारे जैसे लाखों हजारों युवाओं का 80 से 85% युवाओं का काम नहीं होता है। काम उन्हीं का होता है जिनके लोग पहले से उस विभाग में है, या जिनके पास पैरवी पैगाम है, जिनके पास पैसा है घूस देने का, उस योजना का लाभ उठाने के लिए वैसे लोगों को ही काम मिलता है। कि आप वार्ड स्तर पे ही बात कर लेते हैं। अगर शहरी क्षेत्र में हम लोग आज इंटरव्यू कर रहे हैं राहुल जी, प्रत्येक वार्ड में, चाहे वो पंचायत स्तर की बात हो, शहरी नगर निगम क्षेत्र में वार्ड की बात हो, हर वार्ड में सुविधा केंद्र हम लोग खोलने जा रहे हैं। ये सत्ता आने के बाद बात की बात नहीं है, ये आपको अगले 3 महीने में दिखना चल जाएगा कि जनसुराज का प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक पंचायत में सुविधा केंद्र खुलेगा, जहां से आपको सारी योजनाओं के बारे में संबंधित जानकारी मिलेगी। राहुल जी, आपने रोजगार की बात की कि कैसे, क्या आपका मास्टर प्लान है जो लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा? तो पलायन रुकने के लिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक पंचायत में, शहरी क्षेत्र, नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड स्तर पे सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। ये चीज़ आपको सत्ता में आने की बात नहीं है, ये आपको अगले 3 महीने से आपके हर गली मोहल्ला में आपको सुविधा केंद्र, मतलब सत्ता आने से पहले। हाँ, क्योंकि हम लोग जो प्रशांत किशोर जी का विजन है कि हमको जनता को जागृत करना है, जन चेतना को जगाना है कि सही जनप्रतिनिधि चुने, आप कैसे अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं, कैसे आपको रोजगार मिलेगा, उसके लिए भी आपको जन चेतना चाहिए ना। आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा
स्कीम में ये रोजगार का सृजन हुआ है या कौन सा विभाग ये इस रोजगार का सृजन हुआ। तो इसके लिए हम लोग अभी से ही लोगों को जनचेतना के लिए उनको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं के बारे में मिले, और उनके जो भी काम हो रहे हैं, जो केंद्र सरकार की योजना है या राज्य सरकार की योजना है, बहुत सारे लोगों को अभी मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है, तो उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो उसके लिए सुविधा केंद्र प्रत्येक वार्ड स्तर पे बनाया जाएगा। दूसरी बात कि रोजगार के सृजन के लिए सरकारी नौकरी का पैमाना बहुत छोटा है, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है। तो 3 से 5% आबादी को ही सरकारी नौकरी की व्यवस्था जो आज़ादी के बाद से चलती आ रही है, उसको अचानक से हम लोग बहुत ज़्यादा बृहत नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग को रोजगार देना है, पलायन को रोकना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने, जो प्रशांत किशोर जी का विजन है और जन स्वराज जो करने जा रही है, अगर आप लोग के आशीर्वाद से सत्ता में आती है, तो सूक्ष्म और लघु उद्योग के बढ़ावा के लिए हम लोग लोगों को स्किल करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, और सूक्ष्म और लघु उद्योग कैसे लगाना है, कैसे उसके लिए फंड लाना है, उसकी एक सारी व्यवस्था बनाई जा रही है। उसी सुविधा केंद्र के माध्यम से आपके फॉर्म का अप्लाई किया जाएगा और आपको व्यवस्थित ढंग से आपको लोन मुहैया कराया जाएगा, जिससे आप सूक्ष्म और लघु उद्योग का सृजन कर सकेंगे। और आप खुद को रोजगार तो दे ही रहे हैं, क्योंकि अगर आप कितना भी एक छोटा सा व्यापार भी करेंगे, आप 2, 4, 5, 10 लोगों को भी रोजगार देंगे। तो इस तरीके से एक पूरा हाथ बटाना होगा। ये सिर्फ जनसुराज की भागीदारी नहीं होगी, आम जनमानस की भी ये भागीदारी है कि उस सुविधा केंद्र पे लोगों को लेके जाए, जो जरूरतमंद जो लोग रहेंगे उनको लेके जाए, योजनाओं की जानकारी ले, रोजगार के सृजन की क्या क्या जनसुराज के द्वारा सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को समझे और रोजगार प्राप्त करे। दूसरी, जो अनस्किल्ड है, असंगठित मजदूर की बात हम कर रहे हैं अभी, कि उनका पलायन कैसे रुकेगा। तो जैसे ही सरकार आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, तो उसमें जो लेबर मिस्त्री, जो मकान बनाने वाले हैं, जो सेटरिंग करने वाले हैं, जो इलेक्ट्रीशियन हैं, जो प्लम्बर हैं, वो सबका अचानक से रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। उसको हम लोग स्किल्ड करेंगे और उसका जो स्तर है उसको भी अच्छे से उसके स्तर को भी बढ़ाने का काम करेंगे, और उसको रोजगार का भी सृजन होगा। महिलाओं के भी रोजगार के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने सोचा है कि कैसे महिलाओं की भागीदारी हो। तो आज जो डिजिटल युग चल रहा है, तो डिजिटल युग का फायदा आप देखते होंगे कि अमेरिका का एक 14 साल का लड़का है, वो $2 बिलियन का मालिक बन गया, कंपनी खोल के मालिक बन गया। क्यों बन गया? ऐसा नहीं है, उम्र कोई पैमाना नहीं होता। अगर आप डिजिटल युग में आप जी रहे हैं, तो आपको डिजिटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप अगर इंटरनेट का उपयोगिता सही ढंग से करेंगे, आपको उसकी सही जगह से जानकारी रहे, आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाए, तो आप घर बैठे बैठे 8, 10, 12 हज़ार, 15 हज़ार महीना कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग कॉल सेंटर, BPO का भी सेटअप लेके आएंगे प्रत्येक जिला में। और मैं जिस विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, मैं आश्वस्त करता हूँ कि जो भी प्रतिनिधि होगा जनसुराज का इस विधानसभा से, जो एक रोल मॉडल हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी है, वो पूरे बिहार के समुचित विकास की बात करते हैं। उसमें मधुबनी अछूता नहीं रहेगा। जब कोई एक प्लान बनता है, तो वो समाज के अंतिम पंक्ति पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके तक भी वो सुविधा जाए, उसका लाभ मिले, उसके लिए सारा एक संरचना किया जा रहा है। और मैं तो आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं लोगों को भी सजग करना चाहता हूँ कि आप जनस्वराज अभियान के साथ जुड़े, और बिहार को अगले 5 वर्ष में देश के 5 अग्रणी राज्यों में अगर आपको लाना है, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करना है, पलायन को रोकना है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि अपने समाज में वृद्ध है, आपके भी दादा होंगे, पापा होंगे, चाचा होंगे, जो वृद्ध 60 साल के ऊपर की मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, जो बिहार सरकार के द्वारा उनको 400 रुपया मासिक भत्ता दिया जाता है। जो मेरे दृष्टिकोण से जो आज के जो महंगाई का दौर चल रहा है, उसमें वो भीख भी लोग वैसे नहीं देता है जैसे हम लोग के बड़े बुजुर्गों का अपमान 400 रुपया दे के किया जा रहा है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं अगर जनस्वराज की व्यवस्था बनेगी, तत्काल प्रभाव से उस 400 को 2000 किया जाएगा, और एक वृद्ध महिला पुरुष के लिए 2000 एक सम्मानजनक राशि रहेगा, जिससे वो अपना जीवन यापन एक ठीक ठाक कर सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं जनस्वराज में कि आपके पलायन पे हम लोग पलायन रोकने पे काम करेंगे, आपके रोजगार सृजन पे काम करेंगे, महिलाओं के उत्थान पे काम करेंगे, और वृद्ध लोगों के सम्मान के हक की बात करेंगे। राहुल जी, आने वाले भविष्य में या फ्यूचर में जब भी अगर ऐसा हो कि अगर आप विधायक बने यहाँ के जी, अगर जनस्वराज ने आपको टिकट दिया, आप विधायक बने, मेरी तमन्ना है कि आप बने, और आपके पास उस टाइम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप 1-to-1 किसी से मिल नहीं पाएंगे। बट अदर साइड अगर हम ये चीज़ देखें कि जब पार्टी का चुनाव होता है, जब प्रचार होता है, जब वोटिंग होता है, तो पार्टी क्या करती है ना, लोगों को मोहल्ले में
कॉलोनी में, हर जगह से पिक एंड ड्रॉप का ऑप्शन देती है, लोग वोट दिलवाने के लिए जाते हैं। बट जब वही कैंडिडेट विधायक बन जाता है, एक लेवल पे आता है ना, तो ऐसा क्या होता है कि वो उस टाइम जो निजी या फिर जो ग्राउंड लेवल का प्रॉब्लम है, बाढ़ आ गया उसका प्रॉब्लम, लाइट चला गया उसका प्रॉब्लम, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे और जन स्वराज क्या करेगी आने वाले टाइम में? देखिए क्या ऐसा प्लान है? जी 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 राहुल जी, जन स्वराज एक अभियान है। पार्टी का संरचना 2 अक्टूबर को होने जा रहा है और पहला चुनाव विधानसभा ही आ गया। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश जो कहिए कि जो पहला चुनाव हम लोग को विधानसभा ही लड़ना पड़ेगा। उसके बाद 2026 में पंचायती राज का चुनाव है, तो उसमें भी जन स्वराज वार्ड सदस्य से लेके सरपंच, मुखिया, जिला पार्षद सभी पदों पे अपने सांप छवि के लोग कैंडिडेट को उतारेगी। आप एक चीज़ समझिए राहुल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले बूथ अध्यक्ष था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से जो लोग ताल्लुकात रखते हैं उनको पता है कि एक बूथ होता है, एक शक्ति केंद्र प्रभारी होता है, शक्ति केंद्र होता है। तो एक शक्ति केंद्र के अंतर्गत 4 से 5 बूथ होते हैं। तो मैं बूथ अध्यक्ष की भी भूमिका में रहा, मैं शक्ति केंद्र प्रभारी की भी भूमिका में रहा, और 2020 में मैं विधानसभा प्रभारी के रूप में खजौली विधानसभा का प्रभारी था। और जब 2 महीने में प्रभारी रहा खजौली विधानसभा का चुनाव तक, और पूरी निष्ठा के साथ मैंने संगठन के लोग जो वहाँ पे खजौली मैं एक उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ, मैं उसके बाद आपके सवाल पे घूम के आता हूँ कि क्यों समस्या होती है कि चुनाव के बाद जब वही बूथ स्तर के कार्यकर्ता के पास आप अपना कंप्लेन लेके जाते हैं तो वो सक्षम नहीं होता है उसका निदान करने में। इसका मैं बताता हूँ, इसी के लिए मैं ये चीज़ पृष्ठभूमि बना रहा हूँ। तो 2020 में मैं खजौली विधानसभा का प्रभारी था। अरुण शंकर प्रसाद जी आपके साक्षात प्रमाण हैं, अभी भी विधायक हैं, उनका टर्म अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, अरुण शंकर प्रसाद जी भारी मतों से वहां जीत के आए, तो उसके अगले ही दिन अरुण शंकर प्रसाद जी ने मुझे विधानसभा प्रभारी के पद से हटा दिया। अब ये ऐसा क्या रीजन था? ऐसा एक यही रीजन था कि जो भी जनप्रतिनिधि होता है ना, वो अपना विधानसभा का प्रभारी या अपने वार्ड का प्रभारी या अपने शक्ति केंद्र का प्रभारी ऐसे लोगों को मनोनीत करना चाहता है जो उसके जेब में रहे। और हमें हटाने के बाद तुरंत एक ऐसा व्यक्ति को विधानसभा प्रभारी बना दिया जो विधायक जी का सारा ठेकेदारी, सारा उनका जो कलेक्शन का काम वो करते हैं। और मैं जब विधानसभा प्रभारी बन के गया खजौली विधानसभा में, आप कभी मौका मिले तो अरुण शंकर प्रसाद जी का साक्षात्कार कीजिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे बासोपट्टी, खजौली, जयनगर, ये सब सारा आप खजौली विधानसभा में अंतर्गत आता है। सभी जगह संगठन के लोग विधायक जी से नाखुश थे। बासोपट्टी के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, बासोपट्टी के उस समय के मंडल अध्यक्ष जो थे वो भी नाखुश थे। सारा संगठन में विधायक जी का एक्सेप्टेंस नहीं था कि विधायक जी कार्यकर्ताओं की सूद नहीं लेते। मैं विधानसभा प्रभारी बन के गया, मेरा काम ही था कि संगठन में जो भी कलेश है उसका समन्वय करके सबको संगठित करके चुनाव में लगाना। मैं वो काम करने में सफल रहा। उसका परिणाम हुआ कि विधानसभा भी काफ़ी मतों से विधायक जी जीते, अरुण शंकर जी, और मुझे हटा दिया गया। तो आज का जो परिदृश्य है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं मिलती है संगठन के द्वारा। मैं भाजपा में रहा तो मैं भाजपा की बात करूंगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे 12 साल 13 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ काम किया है। बहुत कम ही 5 से 10% वर्कर होते हैं जो स्किल्ड पॉलिटिकल वर्कर होते हैं। जैसे मैं जब तक बूथ स्तर का कार्यकर्ता रहा या शक्ति केंद्र स्तर का, मैं वहाँ की सारी समस्याओं को मेरे विधायक तक की जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और आज भी मैं अपने मोहल्ले, टोले, वार्ड की जो समस्या होती है, वर्तमान में जो भी वार्ड पार्षद है, पूर्व में जो भी वार्ड पार्षद है, मैं आधा से ज़्यादा जनता की समस्या को जो मेरे पास आते हैं, लगभग मैं सबकी समस्याओं को दूर करता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर क्या होते हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सिर्फ चुनाव के समय में उसको यूज़ करते हैं, वोटिंग और सारे चीज़ों में व्यवस्था, वोटर को लाने ले जाने में, बूथ पे खड़ा होकर वोटिंग करवाने में। उसके बाद उस सामान्य कार्यकर्ता जो होता है ना बूथ का, उसकी कोई कदर नहीं। जब 5 साल आप उसकी कदर नहीं करेंगे, उसको आप ट्रेंड नहीं करेंगे कि कैसे आप जनता के समस्याओं का हल करें, कैसे योजनाओं पे उनकी मदद करें, वो ट्रेंड ही नहीं होते हैं। भाजपा की मैं बात करूँ, और जब भाजपा का ये हाल है तो आप बाकी संगठन का तो छोड़ ही दो, क्योंकि बाकी संगठन में तो संगठन ही नहीं है। संगठन तो सिर्फ भाजपा में था, और आरजेडी वाले या बाकी अन्य पार्टी में वो तो वोटर ही उसके संगठन करता है, जो चुनाव के समय में वोकल होकर आरजेडी के लिए वोट मांगते हैं। उनका संगठन का संरचना आप पिछले 5 साल 10 साल का निकाल के देखिए तो सब पेपर पे ही है, धरातल पे कोई नहीं है। तो जब भाजपा का ये हाल है, अभी जन स्वराज जो करने जा रहा है कि आप विधानसभा चुनाव के बाद हर स्तर पे
वही सेम फंडा के साथ सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से जनता के बीच से चुन के जब हम लोग छन के लाएंगे वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, सरपंच, मुखिया, तो आप देखिएगा अगले 5 साल के अंदर ये सारी जो समस्या है ना कि जनता की, कि जनता के इंस्टेंट समस्या पे नेता का कोई प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए मैं आपको आश्वस्त करूंगा, मैं भी एक स्किल्ड वर्कर हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि जनसुराज की जैसी व्यवस्था विधानसभा में बनेगी वही परिकल्पना आपको पंचायती चुनाव में भी आपको दिखेगा। और पंचायती चुनाव एक बड़ा चुनाव है और बहुत सारे जनप्रतिनिधि छोटे स्तर से लेके वार्ड सदस्य से लेके जिला पार्षद तक छन के आएंगे। तो जब सारे पूरा एक टीम, पूरा एक समाज में जनप्रतिनिधि अगर साफ छवि के होंगे, उनका एक अपना सामाजिक योगदान होगा, तो ज़रूर मैं आपको आश्वस्त करूँगा कि अगले 5 साल के अंदर जनता को बहुत राहत मिलने वाला है। उनकी जन समस्याओं को इंस्टेंट, उनके वर्कर वहाँ पे, पार्टी के वर्कर वहाँ तुरंत सुविधा केंद्र जैसी चीज़ें आने जा रही है। तो इन सब चीज़ों के सामूहिक प्रयास से जनता को बहुत लाभ होने वाला आने वाले टाइम में। और मैं आपके मन से आग्रह भी करूँगा कि एक बार बदलाव की ओर देखिए। बहुत आप जाति पाति धर्म में बट गए और प्रलोभन में अपने मताधिकार का दुरुपयोग किया आप लोगों ने। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप एक बार जनसुराज के साथ दीजिए और यही कामना करते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग मिला तो निश्चित रूप से 2025 में जनसुराज सरकार बनाएगी और भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। राहुल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम दिया और रात के 12 बज चुके हैं। तो हम लोग, हमारी टीम की तरफ से और हमारी तरफ से यही विशेष रहेगी आपकी कि आप ऐसे ही ग्रो करें आगे और विधायक बने, आगे जाके जो भी आपकी पार्टी का जो भी लेवल है उसको क्रॉस करें। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पॉडकास्ट को हम लोग यही रोक, और आपकी शुभकामना रहेगी तो जरूर हम लोग का भविष्य भी उज्जवल हो। तो ये थे हमारे साथ जनसुराज के एक युवा नेता राहुल राज जी, और इनसे हमने बात किया कि मधुबनी का डेवलपमेंट कैसे होगा अगर इनकी सरकार कभी फ्यूचर में आई 2025 के विधानसभा में, तो बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट पे, वुमेन सेफ्टी पे कैसे उनका मास्टर प्लान जो भी है। तो मिलते हैं अगली बार एक ऐसे ही अच्छे नेता के साथ, और तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहे।